ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिसिटी एक शब्द है जो बना है चमक से, और ये हम लोगों ने शुरू किया बहुत पुराने जमाने में, जब बादल आपस में टकराते थे और उनसे एक चमक अर्थ की तरफ आती थी। वो मनुष्य जाति का, ह्यूमैनिटी का सबसे पहला इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रिसिटी के साथ। तो उसके बाद साइंटिफिक एज जब चालू हुई, साइंस फिजिक्स हमने पढ़ना शुरू किया, तो जब इसको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी की गई, तो सबसे पहले जो शब्द हमको समझना है वो है व्हाट इज मीन्ड बाय एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड बॉडी। इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड बॉडी, तो उसमें एक शब्द हमारा आता है इलेक्ट्रिकल चार्ज। What is meant by electrical charge? Electrical charge is a characteristic on a material. दो शब्दों को ध्यान दीजिए, मटेरियल और कैरेक्टरिस्टिक। तो इसका ये मतलब है कि बिना मटेरियल के ये इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं हो सकता। तो क्या चीज जरूरी है? मटेरियल का होना जरूरी। दूसरा, उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है, एक गुण आ जाता है। क्या करता है वो उस गुण के कारण? इट इज एबल टू अप्लाई फोर्स ऑन अदर बॉडीज। ये अभी मेरे पास है, मैंने इसको ऐसा रखा, ये ना इसको अपनी तरफ खींचता है और ना इसको ढकेलता है। नाइदर इट इज रिपेलिंग इट नॉर इट इज अट्रैक्टिंग, सो वी से इट हैज नो इलेक्ट्रिकल चार्ज। If it has electrical charge and we put it like this, it will attract it. So, if that is developed in it, that it is applying force, then we will say it is a charged body. तो ये इलेक्ट्रिकल चार्ज की डेफिनेशन हुई। So, इलेक्ट्रिकल चार्ज ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है, आप उसमें से ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगली चीज हम लेते हैं, एक शब्द आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। क्लिंग का मतलब होता है चिपकना। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग, इलेक्ट्रिकल चार्जेस के कारण एक बॉडी जब दूसरी बॉडी को अपने से चिपका लेती है, तो हम कहते हैं देयर इज ए केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। और ये आपने बहुत देखे हैं। कोई कपड़ा हम पहनते हैं, वो पहनने में हमको अच्छा लगता है, और कोई कपड़ा खराब लगता है। क्यों? क्योंकि वो शरीर के साथ कैसा चिपकता है। कॉटन और नायलॉन, इन दोनों का बिहेवियर हमारी स्किन के साथ अलग अलग होता है, हम फील करते हैं उसको, ये शरीर से चिपकते हैं या नहीं चिपकते। दूसरा, आपने देखा है एक कॉम कंघी हम यदि करें और उसके बाद उसके छोटे से पेपर को रखें, तो ये पेपर को ऐसे खींच लेती है। इट हैज डेवलप्ड सम फोर्स, इसलिए हम क्या बोलेंगे? द कॉम हैज बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिकल चार्ज इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, और ये जो चिपकने की क्वालिटी रहती है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग के आगे बहुत सारी चीजें आएंगी, उसको हम बताएंगे कि इस दुनिया में बहुत सारे फिनोमिनल्स इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग पर डिपेंड करते हैं। फिलहाल आप ये जानिए कि इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण चिपकना जो होता है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। अच्छा, उसके बाद हम लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल चार्ज बनता है वो कोई बॉडी कैसे इलेक्ट्रिकल चार्ज होती है। तो इलेक्ट्रिकली चार्ज होने के हमारे पास दो तीन तरीके होते हैं। जो सबसे इजी और सबसे पुराना तरीका है वो है रबिंग। एक ऑब्जेक्ट को हमने लिया और दूसरी सरफेस के ऊपर ऐसे रब किया। रब करने के बाद इसमें प्रॉपर्टी आ गई इलेक्ट्रिकल चार्ज की। रब करने के पहले हमने देखा ये पेपर के टुकड़े को नहीं उठाता, और रब करने के बाद हमने देखा कि ये पेपर के टुकड़े को ऐसे उठा लेता है। सो बाय रबिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज कैन बी क्रिएटेड। दैट इज वन ऑफ द मेथड। क्योंकि रबिंग में फ्रिक्शन होता है, इसलिए ये वाली जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, दिस इज नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। सो व्हाट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी? द इलेक्ट्रिक चार्ज विच इज डेवलप्ड बाय रबिंग, बाय फ्रिक्शन। अच्छा, उसके बाद हम लेते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। शब्द हमको कब यूज करना है?
When a body is having electrical charge, we say the body is electrified. क्या हो गया? बॉडी में इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया जब उसके पास इलेक्ट्रिकल चार्ज आ गया। और अगर उसका चार्ज निकल गया तो हम क्या बोलेंगे? इसका इलेक्ट्रिफिकेशन खत्म हो गया। ये इलेक्ट्रिफिकेशन शब्द का मतलब हुआ। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रिकल चार्ज एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जा सकता है। अगर हमने किसी चीज को यहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज दिया और वो ताकत उसकी यहां से यहां तक चली गई। जिस पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक चार्ज है वो पार्टिकल पहले यहां था, फिर वो यहां चला गया, यहां चला गया, यहां चला गया, ऐसे चलते चला गया। उसके लिए शब्द यूज करेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कई मटेरियल ऐसे होते हैं जो इस फ्लो को अलाउ करते हैं और कोई मटेरियल ऐसे होते हैं जो अलाउ नहीं करते। तो हम मटेरियल का कैटेगराइजेशन करेंगे उसके अनुसार। लेकिन अगर चार्ज यहां से कहीं नहीं जा रहा है, खड़ा है अपनी जगह पर, तो खड़े हुए चार्ज में किस तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे फोर्स क्रिएट करते हैं, उससे रिलेटेड कौन कौन सी क्वांटिटीज होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, फोर्स होता है, ये सब चीजें उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और इस पूरी स्टडी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक शब्द ये बताता है कि ये चार्ज अभी चलना शुरू नहीं हुआ, अपनी जगह पर खड़ा है। तो खड़े हुए चार्ज की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, दैट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जब चार्ज चलेगा, उसका फ्लो बनेगा, उसकी धारा यानी उसकी करंट बनेगी, उस समय अगर प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे तो दैट विल बी करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, खड़े हुए चार्ज की प्रॉपर्टीज। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। अच्छा, अब उसके बाद थोड़े से और प्रॉपर्टीज देखिए चार्जेस के बारे में, क्योंकि आज हम लोग का मेन टॉपिक है इलेक्ट्रिकल चार्ज। उसके क्या उसके गुण हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में हम देखा। तो रबिंग से इलेक्ट्रिकल चार्ज बॉडी बनती है। शुरू में क्या देखा गया? एक ग्लास रॉड लिया, एक ग्लास रॉड को लेके हमने सिल्क पर रब किया। उसके बाद उसमें वो प्रॉपर्टी आ गई कि वो दूसरी चीजों पर ऐसा फोर्स लगाता है और उनको खींचता है। ठीक है, हमको पता लग गया इलेक्ट्रिकल चार्ज में एक प्रॉपर्टी होती है कि वो चीजों को खींचता है। फिर हमने क्या किया? एक दूसरा ग्लास रॉड को भी रब किया, देखा वो भी पेपर को खींचता है। फिर हमने ये किया कि दोनों ग्लास रॉड को ऐसे लटका दिया पैरेलल। जब हम ऐसे लटकाते हैं, यहां से धागा बांधा, स्ट्रिंग बांध के इन दोनों को लटका दिया। अब हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं? ये दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, पर हम देखते ये है कि ये खींचते नहीं है, ये ऐसा हो जाता है, ये ऐसा। या ये मान लीजिए कि ये दोनों एक दूसरे से दूर खिसक जाते हैं। ये पहले ऐसा था और अब ऐसा हो जाता है। ये इधर जाना शुरू कर देता है, ये इधर जाना शुरू कर देता है। दिस इज रिपल्शन। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिर्फ क्या करता था? अट्रैक्शन। पर यहां पे क्या दिखा? रिपल्शन। तो हम लोग उसका नियम नहीं बना पाए कि इलेक्ट्रिकल फोर्स अट्रैक्शन का फोर्स है कि रिपल्शन का फोर्स है। अच्छा, उसके बाद अभी तक कुछ साइंटिस्ट एक जगह पर ग्लास के रॉड को रगड़ रगड़ के इलेक्ट्रिसिटी बनाते थे। एक दूसरी जगह पर दूसरे देश में दूसरे साइंटिस्ट भी यही काम कर रहे थे, लेकिन वो एबोनाइट की छड़ या प्लास्टिक की छड़ यूज कर रहे थे, जिसके प्लास्टिक के स्विच वगैरह बने रहते हैं, ये सब प्लास्टिक, या प्लास्टिक का पेन बना रहता है। तो उस प्लास्टिक को उन्होंने सिल्क पे रगड़ा, पेपर पे रखा, उसने पेपर को ऐसे खींच लिया। वो वेल है कि इसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज आ गया। क्यों? इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या करता है? अट्रैक्ट। तो अट्रैक्ट करता है, फाइन। दूसरा प्लास्टिक रॉड रगड़ा, उसने भी अट्रैक्ट किया। दोनों प्लास्टिक रॉड को लेकिन जब उन्होंने ऐसे लटकाया तो दोनों प्लास्टिक रॉड एक दूसरे को रिपेल कर। यही बिहेवियर प्लास्टिक रॉड भी दिखाता है, यही बिहेवियर ग्लास भी दिखाता है। तो अब उन्होंने क्या किया? बाई चांस दोनों साइंटिस्ट मिले और एक ने अपना ग्लास पर चार्ज दिया और दूसरे ने प्लास्टिक पर चार्ज दिया और इन दोनों को लटकाया, तो देखा ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं।
ये दोनों चार्ज बॉडी एक दूसरे को रिपेल, ये दोनों चार्ज बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट। तो सब कंफ्यूजन में आ गए कि आफ्टर ऑल हम इलेक्ट्रिकल चार्जेस की प्रॉपर्टी लिखे क्या, अट्रैक्ट करता है कि रिपेल करता है, और इसका उनको कोई सॉल्यूशन नहीं। लास्ट में जाके उन्होंने सॉल्यूशन उसका ये निकाला कि इलेक्ट्रिकल चार्ज दो तरह के होते हैं, एक वो वाला इलेक्ट्रिकल चार्ज जो ग्लास रॉड पर होता है और एक वो वाला जो प्लास्टिक पे होता है। तो उसके बाद फिर नियम बना कि अगर सेम चार्जेस को हम सामने रखेंगे तो रिपल्शन होगा, और अपोजिट चार्जेस को आमने सामने रखेंगे तो अट्रैक्शन। अब ये नियम फिट हो गया और सारी चीजें एक्सप्लेन हुई। तो इस पूरी मेहनत करने से क्या डिसाइड हुआ कि इलेक्ट्रिकल चार्ज कोई एक टाइप के चार्ज नहीं होते। कितनी तरह के चार्ज होते हैं? दो तरह के चार्ज होते हैं। अब उसके बाद ये आया कि अगर दो तरह के चार्ज होते हैं तो उस चार्जेस के नाम क्या रखने। उस समय केमिस्ट्री में भी बहुत सारे बातें चल रही थी, डेवलपमेंट हो रहे थे। तो केमिस्ट्री के जो डेवलपमेंट हो रहे थे उसमें जिस चीज की खोज होती थी उसका कोई नाम रखा जाता था। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऐसे जो जो एलिमेंट्स मिलते थे उनके नाम रखते थे, फिनोमिनल्स के नाम रखते थे। फोर्स का यूनिट हम लोगों ने न्यूटन रखा, वर्क का यूनिट जूल रखा। तो फिजिक्स में कोई क्वांटिटी हो, कोई मटेरियल हो, किसी न किसी साइंटिस्ट के नाम पर हम उसका नाम रख देते थे। आप देख रहे हैं सब एग्जाम्पल आपके सामने है, हर चीज किसी न किसी के नाम पर। तो जब ये डिसाइड हुआ कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस दो तरह के चार्जेस होते हैं तो उसका नाम रखो। तो फैराडे उस पर काम करते थे। तो फैराडे ने सजेस्ट किया कि इसका जो नाम है हम लोग रखेंगे प्लस और माइनस। अब ये प्लस और माइनस ये बड़े अजीब टाइप के नाम थे। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये नाम रखे, पॉजिटिव और नेगेटिव। बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में बहुत सारी स्टोरीज हैं। कभी आप लाइब्रेरी में बुक पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बादलों में बिजली होती है, इसके लिए वो बहुत एक्सपेरिमेंट करते थे, पतंग उड़ाते थे। और उस पतंग को जब उड़ाते थे तो वो जो धागा पकड़ते थे उसमें उनको कुछ पता नहीं लगता था, शॉक नहीं आता था। पर अगर बरसात हो गई तो हाथ में उनके शॉक आता है। तो उनको पता लगा कि बादल में शायद इलेक्ट्रिक चार्ज है। उसको और अच्छा बनाने के लिए जब वो पतंग को उड़ाते थे तो उसके ऊपर एक चाबी बांध देते थे। और बाद में जाके हम लोग पढ़ते हैं चाबी इज ए मेटल एंड दैट मेटल इज ए गुड कंडक्टर। तो उससे इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा आती है, तो हाथ में उनके शॉक आता है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत काम इलेक्ट्रिसिटी पे किया और उन्होंने सबसे पहले सजेस्ट किया कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो दो टाइप के हैं उसका नाम हम रखेंगे पॉजिटिव और निगेटिव। तो लोगों ने कहा कि ये प्लस और माइनस ये किस तरह के नाम होते हैं, कभी किसी आदमी का नाम प्लस या माइनस हमने नहीं सुना। तो ये कैसे नाम क्यों रखे गए? तो इसका एक रीजन है और इस पर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है कि प्लस और माइनस ये नोमेनक्लेचर क्यों किया गया। ओके, तो इस बात को समझिए क्यों किया गया है। अभी तक हम लोगों ने जितनी चीजें पढ़ी हैं उसमें जब भी हम दो चीजों को आपस में मिलाते हैं तो एक तीसरी चीज बनती है। दो चीजों को आपस में मिलाने से हमेशा तीसरी चीज बनती है, या किसी एक को तोड़ेंगे दो चीजें बनती हैं। जैसे आपने H2 और O2 को मिलाया तो ये क्या बनेगा? कुछ ना कुछ बनना जरूरी है, दोनों के दोनों गायब नहीं हो जाते। ये ऐसा आप कोई एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं कि दो चीजों को आपस में मिलाओ और दोनों की दोनों गायब हो जाए। लेकिन फ्रैंकलिन का कहना था कि एक ग्लास रॉड के पास एक चार्ज है, एक प्लास्टिक रॉड के पास एक चार्ज है, दोनों के पास चार्ज है, दोनों पेपर को ऐसे खींच सकते हैं, दोनों के पास है। अगर दोनों के पास चार्ज है तो हमने उन दोनों को आपस में जोड़ दिया है, उन दोनों को आपस में जोड़ दिया। अब जब उन दोनों को आपस में जोड़ा तो
उसके बाद जोड़ के ऐसा हटाया, हटाने के बाद देखा ये पेपर को नहीं उठा सकता। उसके बाद प्लास्टिक को देखा, वो भी पेपर को नहीं उठा सकता। तो दोनों पेपर को नहीं उठा सकते, मतलब दोनों की ताकत खत्म हो गई। दोनों की ताकत क्या हो गई? 0। तो ये और किसी चीज में नहीं हो सकता था, लेकिन इसके एग्जाम्पल हमको मालूम। फिजिक्स में ये एग्जाम्पल अगर नहीं मिलते तो मैथमेटिक्स में हमको ये एग्जाम्पल मिलते हैं कि दो चीजों को आपस में ऐड करिए और बनेगा कुछ नहीं। जैसे ये एक क्वांटिटी है और ये एक क्वांटिटी है, दोनों को आपस में ऐड कर दो, कितना रिजल्ट आएगा? 0। तो हमारी केमिस्ट्री में, फिजिक्स में पॉसिबल नहीं है और मैथमेटिक्स में पॉसिबल है कि जब आप दो क्वांटिटीज को आपस में ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। लेकिन शर्त क्या है? एक क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए और एक क्वांटिटी माइनस, एक प्लस और एक माइनस। सिर्फ प्लस और माइनस ये दो ही चीजें ऐसी होती हैं जो आपस में ऐड होकर क्या बनाती हैं? 0। और इलेक्ट्रिसिटी में ये दो चार्जेस ही ऐसे होते हैं, ग्लास वाला चार्ज और प्लास्टिक वाला चार्ज, जो आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं? दोनों 0। दोनों चार्ज खत्म हो जाते हैं। और कहीं हमको ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलता कि कोई भी दो चीजें मिलकर 0 हो जाए। इसलिए अगर दो चार्जेस आपस में मिलकर 0 बन जाते हैं तो उनका क्या नाम रखना अच्छा रहेगा? प्लस और माइनस। समझ में आया? प्लस और माइनस क्यों रखा गया? तो प्लस और माइनस क्यों रखा गया? अगर हमको इसका छोटा सा आंसर लिखना है तो उसका आंसर हम लिखते हैं दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर गिवन बिकॉज द एडिशन ऑफ चार्जेस follows the rules of mathematical addition, the rules of algebraic addition. Therefore, they are given the names positive and negative. ठीक है? तो ये उसका प्लस और माइनस रखने का रीजन था। ये स्टोरी बुक्स में बहुत कम आती है, कम बताई जाती है, पर मैंने देखा है एक बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आई है, तो आई थॉट इट इज बेटर टू नोट इट। अच्छा, अब उसके बाद चार्ज किसी पार्टिकल के पास कितना हो सकता है? तो उसका आंसर है किसी भी पार्टिकल के पास बहुत सारा चार्ज हो सकता है। किसी भी पार्टिकल के पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो उसका आंसर था उसके पास बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज भी होता है, बहुत सारा नेगेटिव चार्ज भी होता है। दोनों आपस में प्लस माइनस होते हैं। प्लस माइनस होने के बाद जो रिजल्टेंट निकलता है वो उसका नेट चार्ज है। तो एक बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, लेकिन हमको दिखता क्या है? दोनों का रिजल्ट, यानी कि नेट चार्ज। दैट वी से द बॉडी हैज दैट मच ऑफ नेट चार्ज। ओके, ये नेट चार्ज के बारे में हो गया। अब उसके बाद किस चीज के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, किस चीज के पास नेगेटिव चार्ज होता है? तो इसके लिए एक सीरीज बनाएंगे, फैराडे ने एक सीरीज बनाई। उस समय तक ज्यादा एडवांस स्टडीज नहीं हुई थी, तो उसने लैब में एक्सपेरिमेंट कर करके बनाया। तो सबसे पहले एक स्टैंडर्ड माना। स्टैंडर्ड ये माना कि ग्लास को जब हम रब करते हैं तो ग्लास के पास जो चार्ज आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज। ग्लास के पास पॉजिटिव चार्ज और प्लास्टिक को रब करने से जो चार्ज आएगा उसको बोलेंगे नेगेटिव चार्ज। अब अगर हमारे पास एक ग्लास रॉड है और इसको हम रब कर चुके हैं तो इसके पास हमने क्या चार्ज मान लिया? पॉजिटिव। अब कोई दूसरी चीज पर चार्ज हम लेकर यहां आए, अगर ये उसको रिपेल करेगा तो उसके पास कौन सा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव। और अगर ये उसको अट्रैक्ट करेगा तो नेगेटिव। ये हमारी पहचान है। उसके अनुसार हम लोग हर चीज को चेक करने लगे। अच्छा, उसके बाद एक चीज और देखिए, अगर हम ग्लास को ऐसे वुड के साथ रब करते हैं तो ग्लास में चार्ज आ गया और ये पेपर को उठाता है। ये जो वुड है इसके नीचे भी हमने पेपर रखा तो ये वुड भी उसको उठाता है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट नियम निकला कि चार्ज जब भी डेवलप होगा जोड़ी में डेवलप होगा। पहले ना ग्लास के पास था ना वुड के पास था। जब हम इसको ऐसा रगड़ेंगे तो ग्लास के पास भी आ जाएगा और वुड
के पास भी आते हैं। तो नियम क्या बना? द चार्ज इज डेवलप्ड इन पेयर। ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि जब ग्लास के पास प्लस आता है तो वुड के पास हमेशा माइनस, हमेशा। तो एक के पास प्लस आता है तो दूसरे के पास माइनस आता है, एंड इट इज डेवलप्ड इन पेयर्स। अच्छा, उसके बाद उसने ऐसा चेक कर करके जोड़ी जोड़ी में चीजों को आपस में रब किया कि मैं दो चीजों को रख दूंगा तो इसके पास कौन सा आएगा और इसके पास कौन सा आएगा, और ऐसा करके उसने बहुत सारे मटेरियल को आपस में चेक किया। इसको आप देखिए, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, और ये आपके फर्स्ट पेज में इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज इधर लिखी हुई। ओके, इसमें देखा आपने ग्लास नंबर 1, उसके बाद फ्लैनर, फ्लैनर में कॉटन क्लॉथ, उसके बाद वूल का क्लॉथ, उसके बाद सिल्क क्लॉथ, देन हार्ड मेटल, हार्ड रबर, सीलिंग वैक्स, रेजिन, रेजिन में प्लास्टिक, और लास्ट में सल्फर। इस सीरीज में कोई भी दो चीजों को अगर आप आपस में रब करेंगे तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा और बाद वाले ऑब्जेक्ट के पास नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूंगा, इफ वी रब ग्लास एंड सिल्क, व्हाट इज द चार्ज डेवलप्ड ऑन द सिल्क? नेगेटिव। ओके, इफ वी आर रबिंग सिल्क एंड प्लास्टिक, व्हाट इज द चार्ज ऑन सिल्क? पॉजिटिव। तो सिल्क को रगड़ने से कौन सा चार्ज उस पर आएगा, ये किस पर डिपेंड करता है कि किसके साथ उसको रब करना है। अगर ग्लास के साथ रब करेंगे तो सिल्क नेगेटिव हो जाएगा, और अगर प्लास्टिक के साथ करेंगे तो सिल्क पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये किस पर डिपेंड करता है कि सीरीज में कौन ऊपर है और कौन नीचे। ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज उस समय बनाई गई थी, और आगे जाके ये हमको बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती। अब शुरू में जब हम लोग एटम के अंदर के स्ट्रक्चर को नहीं जानते थे, यानी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन होते हैं, ये सब चीजों के आविष्कार जब नहीं हुए थे तब तक इलेक्ट्रिसिटी का नॉलेज वो नॉलेज था जिसको हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। चार्ज होते हैं, चार्ज दो तरह के होते हैं, सिमिलर चार्ज हो तो रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज हो तो अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस, चार्जेस रब करने से आते हैं, उसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, और चार्जेस हमेशा पेयर में पैदा होते हैं। एक के पास प्लस आएगा तो जिसके साथ रगड़ेंगे उसके साथ कंपल्सरली माइनस आएगा, दोनों तरह के चार्ज आएंगे, और उससे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बनाई। ये अभी तक हमने पढ़ा। अब उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे, तब तक इलेक्ट्रॉन का आविष्कार हुआ और जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट्स चले, वैक्यूम ट्यूब के एक्सपेरिमेंट्स हुए। ये सब होने के बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टडी हमारी थोड़ी सी बदल गई और व्यू हमारा ज्यादा क्लियर हो गया। ये व्यू क्या बना? ये जो व्यू बना उसको हमने लिखा इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या कहती है कि मटेरियल का सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मटेरियल। दिस एटम हैज गॉट two type of particles in it. One is nucleus and other are electrons which are rotating in the orbit. So this was structure of the atom, general structure. Okay, ये आपने 11th में इसके बारे में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। ओके, तो ये एटम होता है। इस एटम में हमने एक चीज कंपल्सरी पढ़ी, whatever are the charges on the electrons are negative charges. Charges in the nucleus are positive charges. So इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, और न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। जितने न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ घूमते हैं। इसलिए एक एटम के पास जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही
नेगेटिव चार्जेस है, तो इस पर नेट चार्ज कितना होगा? नेट चार्ज 0। क्यों नेट चार्ज 0? बिकॉज पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस आर 0। ठीक है, तो इससे दो चीजें हुई। नंबर ए कि ये चार्जेस से खाली नहीं है, इट हैज चार्जेस, बट द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, सो द नेट चार्ज इज 0। बाद में हम लोग अपनी बातचीत की भाषा में, प्रैक्टिकल में इस नेट शब्द को साइलेंट कर देंगे। अगर इसको साइलेंट कर देंगे एंड वी से द चार्ज ऑन दिस बॉडी इज 0, देन व्हाट वी एक्चुअली मीन? नेट चार्ज इज 0। इसका ये मतलब नहीं कि उसके पास चार्ज नहीं है। तो अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 नेगेटिव चार्जेस एंड देयर आर 8 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, so there are 8 positive charges. So how much is the net charge? 0. So we say the oxygen atom has 0 charge, no charge. Does it mean it has no charge? No. It means it has 8 plus and 8 minus, the net charge is 0. ठीक है? So अब से जब भी हम कहेंगे किसी चीज के पास चार्ज नहीं है, मतलब नेट चार्ज 0 है। और अगर हम कहेंगे किसी चीज के पास -2 चार्ज है, तो उसका मतलब वो -2 क्या है? नेट चार्ज। द नेगेटिव चार्जेस आर 2 मोर देन द पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, ओके। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट ये बने। नंबर 1, एटम कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ पार्टिकल्स, one in the nucleus and one moving around it. The one which is moving around it is called electron. It has got negative charges, one type of charge. The one which is at the center has got other type, and that type is positive. Number 2, the positive charges and negative charges are equal in quantity. So the net charge of an atom is 0. और इसके लिए हम लोग प्रिंसिपल जो बनाते हैं, that we write atom is basically neutral. Atom is basically neutral, means it has 0 charge. Okay. Now how we get the charged material? इसको समझना बहुत आसान है। एक एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम में भी इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास ग्लास का एक पीस है, ये नीचे सिल्क है, इस ग्लास को हमने सिल्क में ऐसे रखा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन के बीच में जाके फंस गया। उसके बाद हमने उस ग्लास को रब किया, जैसे ही रब करते हैं ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के ऐसा खींचेगा, क्योंकि ये बीच में फंस गया है। अब जब ये इसको खींचता है, हमने तो तुरंत ऐसा जोर लगा दिया, जैसे ये इसको खींचेगा या तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से टूट के इसके साथ चला जाएगा, या ये इलेक्ट्रॉन टूट के इसके साथ छूट जाएगा और बाकी एटम आगे चला जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन टूटता है। तो नॉर्मली क्या होता है, ग्लास के इलेक्ट्रॉन बड़े लूज रहते हैं, उनकी ताकत कम रहती है, वो टूट जाते हैं। वो टूट के सेल के साथ रह गया और ये इधर आगे बढ़ गया। अब ये जो ग्लास का एटम है, जिसके पास पहले प्लस और माइनस बराबर थे, इसका एक माइनस यहां छूट गया, तो इसके पास क्या ज्यादा हो गया? प्लस एक्स्ट्रा हो गया, प्लस ज्यादा हो गया, तो ये क्या चार्ज दिखाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और सेल के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो ये क्या दिखाएगा? नेगेटिव। इस तरह से चार्ज डेवलप होता है। इसको हमने इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी से समझाया। सो चार्ज कब डेवलप होता है? व्हेन द इलेक्ट्रॉन बिकम इन एक्सेस और इलेक्ट्रॉन बिकम लेस। ये दो कंडीशन में चार्ज डेवलप होता है। तो ये हमारी इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिफिकेशन थ्योरी बन गई। तो इसके पॉइंट्स देखिए आपके इसमें लिखे नोट्स में। न्यूक्लियस ऑफ एटम इज पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड हैज नेगेटिव चार्ज, दे आर इक्वल इन नंबर, देयरफॉर atom has 0 charge, that is electrically neutral. Whenever we do the friction, जब रबिंग करते हैं तो क्या होता है? There is transfer of electrons. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से क्या होगा
The one will develop positive charge, whichever loses the electron, and which gains the electron become negative charge. This is how the charge is developed. So, who is अच्छा, एटम बेसिकली क्या होता है? जीरो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता। एटम से मॉलिक्यूल बना तो मॉलिक्यूल का चार्ज क्या हुआ? जीरो। इस मॉलिक्यूल से इस दुनिया के सब मटेरियल बने, तो पूरे मटेरियल्स का चार्ज क्या हुआ? जीरो। इसका मतलब पूरी दुनिया, हमारा नेचर, इसका नेट चार्ज कितना है? जीरो। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था दैट दिस वर्ल्ड और दिस यूनिवर्स इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इस दुनिया में जितने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं उतने ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, एंड द नेट चार्ज ऑफ दिस यूनिवर्स इज जीरो एंड इट रिमेन्स जीरो। किसी भी चीज को हम पॉजिटिव कैसे बनाते हैं? वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे के पास छोड़ के आएगा तो वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। लेकिन जिसके पास इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा वो क्या बनेगा? नेगेटिव। तो हम किसी भी चीज को अकेला पॉजिटिव नहीं बना सकते, अकेला नेगेटिव नहीं बना सकते। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? एक के इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरे में ट्रांसफर कर सकते। इसको कहते हैं कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन लॉज में हम फिर इसको पढ़ते हैं, फिर दोबारा उस पर आएंगे। ओके, सो फिर से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेवलप्स विच टाइप ऑफ चार्ज? पॉजिटिव। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन? नेगेटिव। So whether a body is positively charged or negatively charged, who is responsible? Electron is responsible. या तो इलेक्ट्रॉन बाहर गया होगा या इलेक्ट्रॉन अंदर आया होगा, लेकिन दोनों केसेस पे आना जाना किसने काम किया? इलेक्ट्रॉन ने काम किया। तो अगर इलेक्ट्रॉन ने ये काम किया तो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? इलेक्ट्रॉन एंड ओनली इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ट्रांसफर सिर्फ किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं। प्रोटॉन एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? फिजिक्स का एक बड़ा पुराना नियम है कि जब आपका थोड़ी सी एनर्जी से काम चलता है तो हम ज्यादा एनर्जी वाला काम नहीं करते। नेचर में भी ज्यादा एनर्जी खर्च करके काम नहीं करेंगे। तो प्रोटॉन इज वेरी हैवी कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, 1837 times heavier than electrons। तो अगर हमको किसी चीज को पॉजिटिव बनाना है तो दो रास्ते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दो या उसमें प्रोटॉन डाल दो। किसमें कम एनर्जी लगेगी? इलेक्ट्रॉन निकालने में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हल्का हो, और प्रोटॉन को ट्रांसफर करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv², और हाफ mv² में m प्रोटॉन का भारी है तो उसको ज्यादा एनर्जी मिलती है। तो नेचर में जब भी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है, इलेक्ट्रिफिकेशन किसी चीज का होता है, तो ट्रांसफर किस पार्टिकल का होता है? इलेक्ट्रॉन, हमेशा। ठीक है? सो इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। अच्छा, तो ये हो गई इलेक्ट्रॉन थ्योरी। और ये इलेक्ट्रॉन थ्योरी 1, 2, 3 भले आप ना याद करें, लेकिन इसके सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। और इसका भी 1 मार्क या 2 मार्क क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन थ्योरी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद अगली चीज, चार्ज एंड मास रिलेशन। अभी हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी। एक ये कि चार्ज किसी न किसी मटेरियल पर होता है। कौन सा मटेरियल है वो? इलेक्ट्रॉन। अब सन और अर्थ, इसके बीच में कोई मटेरियल नहीं है। वैक्यूम है, स्पेस है, फ्री स्पेस, और वहां से अर्थ तक कोई भी मटेरियल चल के नहीं आ सकता। अगर मटेरियल चल के नहीं आ सकता तो हम एश्योर हो गए कि इलेक्ट्रिकल चार्ज सन से लेके अर्थ तक नहीं आ सकता। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल चार्ज में आना है तो चार्ज हमेशा किस पर रहेगा? इलेक्ट्रॉन पे रहेगा, मटेरियल पे रहेगा। उस मटेरियल को चल के आना, ये कभी नहीं हो सकता कि मटेरियल मत आए और कोई चीज चार्ज हो जाए। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि इसका चार्ज 0 है और एक प्रोसेस के बाद इसका चार्ज नेगेटिव हो गया, तो हमको समझ जाना है कि इसमें कौन आकर बैठा है?
इलेक्ट्रॉन आकर बैठेगा। जब तक इलेक्ट्रॉन इसमें खुद चलकर, फिजिकली चलकर बैठेगा नहीं, तब तक ये चीज नेगेटिव नहीं हो सकती। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई चीज इलेक्ट्रॉन के आए बिना नेगेटिव हो जाए। तो वो मटेरियल ऐसा आएगा ही आएगा। यानी इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल, इट इज ए मटेरियल। इफ इट इज ए पार्टिकल, इफ इट इज ए मटेरियल, इट हैज ए मास। तो अब अगर वो यहां आकर बैठेगा और इसका चार्ज नेगेटिव हो गया, हम आपको सिर्फ ये सूचना दे रहे हैं इट हैज बिकम नेगेटिव। तो ये बताइए इसका मास कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। सब मटेरियल है कम। अच्छा, अगर एक ये जीरो चार्ज वाला पार्टिकल है एंड नाउ आई से इट हैज बिकम पॉजिटिवली चार्ज, तो हमारे दिमाग में प्रोसेस क्या आई कि जरूर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तभी ये पॉजिटिव बना। अब इलेक्ट्रॉन निकला, एक मटेरियल निकल गया, तो इसके मास का क्या होगा? कम। नियम हो गई यार, इफ ए बॉडी बिकम नेगेटिवली चार्ज, इट मास मस्ट हैव इंक्रीज। इफ ए बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, इट्स मास मस्ट हैव डिक्रीज। ठीक है? ओके, ये हो गया चार्ज एंड मास रिलेशन। अब एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन का मास इंक्रीज हो जाएगा। ये बड़ा लॉजिकल है, मैथमेटिकल लॉजिक है। ओके, तो ये हो गया चार्ज और मास का आपस में रिलेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज लेते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, दैट इज कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, ये क्या होते हैं? तो कई तरह के ऐसे मटेरियल हमारे पास होते हैं जिसमें अगर हम यहां इलेक्ट्रॉन रखते हैं यहां पर, और इसके सामने यहां कोई पॉजिटिवली चार्ज चीज रखते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, नेगेटिव को अपनी तरफ खींचता है। तो यहां का इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहेगा ऐसे। ये वाला मटेरियल, इसका नेचर ऐसा हो सकता है कि इस इलेक्ट्रॉन को इधर जाने दे, या इसका नेचर ऐसा भी हो सकता है कि इस इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं जाने दे। दोनों स्वभाव के मटेरियल होते हैं नॉर्मली। अच्छा, जो इधर जाने देगा उस मटेरियल को हम क्या कहेंगे? कंडक्टर। और जो नहीं जाने देगा, इंसुलेटर। ठीक है? तो बड़ा सिंपल क्लासिफिकेशन है, क्लास 10th में भी आपने पढ़ा हुआ है। दिस इज व्हाट इट मीन्स। अगर यहां पर चार्जेस हैं और यहां से हमने इसको ऐसे पकड़ लिया और हम अर्थ से कनेक्ट हैं, अगर ये कंडक्टर होगा तो यहां का चार्ज यहां जाएगा और हमारी बॉडी से होके अर्थ में चला जाएगा। और अगर ये इंसुलेटर है तो यहां का चार्ज यही रहेगा। इसीलिए आप देखते हैं कि हम जो रबिंग वाले एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके लिए मैं मेटल का नाम नहीं ले रहा। अगर कॉपर को रब करें, सिल्वर को रब करें, तो कौन सा चार्ज पैदा होगा? करके देखा हमने, करके देखा। कॉपर को ऐसे रब किया सिल्क में और इसको पेपर के पास ले गए, कुछ भी डेवलप नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो आंसर है हुआ डेवलप। यहां पर चार्ज आया, लेकिन हमारे हाथ से होते हुए वो चार्ज कहां चला गया? अर्थ में। और कॉपर ने उसको अलाउ किया जाना। ग्लास अलाउ नहीं करता। ग्लास का इधर पॉजिटिव चार्ज आया, उसने अलाउ नहीं किया जाना। प्लास्टिक को हमने रख किया, प्लास्टिक का इधर चार्ज पैदा हुआ, उसने भी अलाउ नहीं किया जाना। इसलिए वो दोनों अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक हमको दिखाते हैं। कॉपर और सिल्वर में जो चार्ज पैदा हुआ वो कंडक्ट हो गया। तो ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने दे उसको क्या बोलेंगे? कंडक्टर। और जो नहीं फ्लो होने देंगे वो इंसुलेटर। कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं जो दोनों के बीच में रहते हैं, जैसे उसको हीट करेंगे तो कंडक्टर होने देगा, और हीट नहीं करेंगे, ठंडा होगा तो कंडक्ट नहीं होने देगा। ऐसी चीजों को बोलते हैं सेमी कंडक्टर। तो इस तरह से हमने मटेरियल की 3 कैटेगरीज कर ली, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। तो ये हमारे मटेरियल का कैटेगराइजेशन हुआ। अच्छा, उसके बाद अगली चीज हम लेते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ
और कंडक्टिविटी, ये दोनों क्वालिटी या गुणों के नाम हैं। थोड़ा सा इस बात को समझिए। हमने बोला एक ऑब्जेक्ट कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है। उसका ये मतलब है कि अगर कॉपर में यहां पर हमने इलेक्ट्रॉन को रखा तो ये इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से यहां चला जाता है। इसी तरह से अगर हमने एक सिल्वर का रॉड लिया, यहां एक इलेक्ट्रॉन को रखा तो ये इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से यहां चला जाता है। एल्यूमिनियम को लिया तो एल्यूमिनियम में भी चला जाता है। तो क्या एल्यूमिनियम, कॉपर और सिल्वर एक ही कैटेगरी के कंडक्टर हैं? तो हमने कहा नहीं, उसमें हमने अलग अलग कैटेगराइजेशन किया। कैटेगराइजेशन को प्रैक्टिकली समझिए। प्रैक्टिकली यहां हमने 2 वोल्ट की बैटरी लगाई, बल्ब को जलाया। यहां 2 वोल्ट की बैटरी लगाई, बल्ब को जलाया। यहां 2 वोल्ट की बैटरी लगाई, बल्ब को जलाया। तीनों से जलाया। हमने देखा सबसे बल्ब ज्यादा तेजी से जलता है सिल्वर, उससे कम कॉपर में, और उससे कम एल्यूमिनियम। तो हमको एक चीज समझ में आई, सिल्वर इलेक्ट्रॉन को बड़ा फ्रीली चलने देता है, बड़े फास्ट चलने देता है, जैसे चौड़े रास्ते पर एक मोटरसाइकिल जा रही है, उस तरह से। तो हम क्या बोलते हैं कि इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है। उस क्वालिटी का नाम क्या है? उस क्वालिटी का नाम है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या दिखाती है कि कौन सा कंडक्टर कितना अच्छा कंडक्टर है, कितना ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन को चलने देता है। इस क्वालिटी को क्या बोलेंगे? कंडक्टिविटी। ओके। तो जब हम कंडक्टर लगाते हैं, जैसे पावर हाउस से अपने घर तक हमने इलेक्ट्रिसिटी को लाना है, इलेक्ट्रॉन को चलते हुए आना चाहिए, तो हम क्या चाहेंगे कि जिस चीज से इलेक्ट्रॉन आए उसकी कंडक्टिविटी कैसी होनी चाहिए? अच्छी या बुरी? अच्छी कंडक्टिविटी होनी चाहिए। तो हम चाहेंगे सिल्वर लगाएं, अगर सिल्वर बहुत महंगा है तो कॉपर लगाएं, और अगर कॉपर भी हम नहीं बेयर कर सकते तो एल्यूमिनियम लगाएं, और आयरन और भी खराब होता है, आयरन की कंडक्टिविटी और भी कम होती है। तो इसलिए हम लोग मोस्टली ये दोनों चीजें यूज करते हैं। हाँ, जो महंगे वाले स्विच आते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए सिल्वर को भी यूज करते हैं। तीनों चीजें हम लोग यूज करते हैं। अभी जो बाहर आप तार देखते हो, पोल पे लगे हुए तार हैं, वो सब तार एल्यूमिनियम के बने हैं, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी में लगते हैं। इस बिल्डिंग में ये जो तार लगे हुए हैं, ये सब तार कॉपर के लगे हुए हैं। और जो एक बड़े वाले स्विच आते हैं एंकर के, या और उससे बड़े जो 100 रुपए के स्विच आते हैं, उस स्विच के जो कॉन्टैक्ट होते हैं उसमें सिल्वर लगाना है, ताकि उसकी कंडक्टिविटी और भी अच्छी हो। ओके, ये कंडक्टिविटी का गुण है। एक कंडक्टर के साथ इंसुलेशन बहुत कम होता है। इंसुलेशन की क्वालिटी क्या हमको चाहिए या नहीं चाहिए? तो आंसर है चाहिए, बहुत जरूरी चाहिए। जैसे अगर हमने आपको एक मोटरसाइकिल दी कि ये ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल है, बहुत अच्छी है, 5 हॉर्स पावर की मोटर पावर है, ब्रेक दी है, और इसको चलाओ तो हम कभी नहीं चलाएंगे। समझ रहे? तो क्या चीज चाहिए? ब्रेक चाहिए। अगर हमारे पास इंसुलेटर नहीं हो तो जिस कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी आएगी, अगर हम उसको टच करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे थ्रू जाएगी, बॉडी के थ्रू जाएगी, और हमारी बॉडी जल जाएगी, हमको शॉक लगेगा, बॉडी जल जाएगी। इसलिए कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसको हम चाहते हैं वो इस पंखे में जाए और इस पंखे में बच जाए। तो हम क्या करते हैं? उसको गाइड करके लाते हैं, और जिस कंडक्टर से लाते हैं उसके चारों तरफ एक इंसुलेटर लगाते हैं। तो इंसुलेटर लगाने से क्या होगा? वो इलेक्ट्रिसिटी उससे बाहर नहीं जा पाएगी। तो इंसुलेटर इसलिए बहुत जरूरी है ताकि हम उसको दिशा दे सकें, उसको डायरेक्शन दे सकें। अदरवाइज इट विल गो एनीवेयर, नॉट द मटेरियल, और जहां हम भेजना चाहते हैं वहां नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग तार लगाते हैं, उसके अंदर कंडक्टर होता है और उसके चारों तरफ इंसुलेटर होता है। अब वो जो इंसुलेटर है,
हमने उसके ऊपर हाथ लगाया, आप लोग टेस्टर से देखते हैं, टेस्टर में सामने एक कंडक्टर होता है, उसके बाद एक बल्ब होता है, उसके बाद प्लास्टिक होता है, और उसके पीछे हम ऐसे हाथ लगाते हैं तो उसका बल्ब जलता है। कभी कभी हमको उसमें शॉक लगता है। क्यों शॉक लगता है? क्योंकि उसका इंसुलेशन कम होता है। तो इंसुलेशन कम होने से उसमें से इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रेशर होता है उसको हम लोग अभी 2 दिन बाद पढ़ेंगे, उसको हम वोल्टेज कहते हैं। जैसे एक सेल 1.5 वोल्ट का होता है, 1.5 वोल्ट का, बैटरी 6 वोल्ट की होती है, 12 वोल्ट की बैटरी होती है, और पावर हाउस से जो इलेक्ट्रिसिटी ये हमको आ रही है ये 230 वोल्ट की है। इतना प्रेशर होता है, यानी इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके ऊपर 230 जूल का वर्क डन किया रहता है, 230 न्यूटन फोर्स लगा रहता है। अब वो इतना फोर्स रहता है कि अगर हमने इसके ऊपर, इस तार के ऊपर एक पॉलीथीन रखा और उसके ऊपर ऐसा हाथ रखा, आपने कभी रिस्क नहीं लिया होगा, नंगी तार ऐसे आ रही है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, इसके ऊपर पेपर रखो और हाथ रख दो, हम लोग नहीं रखते। क्यों? हमको ये डर रहता है कि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और हमको शॉक लगेगी, तो हम एक मोटा सा रबर रखते हैं, फिर उसके ऊपर हाथ रखते हैं ताकि हमको करंट मत लगे। क्या चीज बदल रही है दोनों? तो उस शब्द को आप समझिए, वो शब्द है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो किसी भी इंसुलेटर की क्वालिटी किससे पता लगती है? तो आंसर है इंसुलेटर की क्वालिटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से पता लगती है। एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक मटेरियल का 100 है और दूसरे का 1000 है। तो 100 वाला 100 वोल्ट तक इलेक्ट्रिसिटी को रोकेगा, बाहर नहीं आने देगा, पर अगर ये 500 वोल्ट हो गई तो यहां से इलेक्ट्रिसिटी बाहर आनी शुरू हो जाएगी। हम ऐसा हाथ रखेंगे, हमको शॉक लगेगा। लेकिन अगर किसी चीज का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1000 है तो 1000 वोल्ट तक वो बाहर नहीं आएंगे। ऐसा हाथ हम रख सकते हैं आराम से, ये 400, 500, 600, 700 वोल्ट हो जाए, हमको इधर करंट नहीं है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बताता है? कंडक्टिविटी या इंसुलेशन? इंसुलेशन। अच्छा इंसुलेशन होगा तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा, और अगर अच्छा कंडक्टर होगा तो क्या ज्यादा होगी? कंडक्टिविटी। याद रखिए, अच्छा कंडक्टर होने से कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादा? कंडक्टिविटी। अच्छा इंसुलेटर होने से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा। समझ आया? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप देखते हैं, हमारा टेस्टर में इतना सा प्लास्टिक रहता है, ये जो तारें रहती हैं उस पर छोटे छोटे रबर ऐसे चढ़े रहते हैं। लेकिन जब आप बाहर एक टॉवर देखते हैं, जो पावर हाउस से आता है, उसका बड़ा सा टॉवर है, टॉवर में ऐसे तार लगी हुई है, उस तार और उस टॉवर के बीच में एक इतना लंबा प्लास्टिक का, पोर्सलिन का, पत्थर का, ऐसा पत्थर एक लगा रहता है, ऐसे गोल गोल ब्राउन कलर का। ऊपर उसको नट बोल्ट से लगा देते हैं टॉवर से, और नीचे उसको नट बोल्ट से लगा देते हैं तार से। इस तार में इलेक्ट्रिसिटी है 30,000 वोल्ट, और ये जो पत्थर है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 लाख वोल्ट होता है। तो 30,000 यहां से जाता है तो टॉवर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा सकती। ईयर से टॉवर को हाथ लगेगा, कुछ होगा ईयर से। तो इसको क्या कहते हैं? इंसुलेटर। और उस इंसुलेटर में छोटा मोटा इंसुलेटर नहीं चलेगा, उसकी क्या ज्यादा रहती है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये 2 शब्द समझ में आ रहे हैं, कंडक्टिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा, तो ये उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जब तक वो करंट को जाने नहीं देगा, चार्जेस को जाने नहीं देगा। ओके, अब इसके बाद एक दूसरी चीज हम लोगों ने और पढ़नी है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एक फिनोमिना है ये हमारे पास एक मटेरियल है, मान लीजिए मेटल है। मेटल के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं और बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस भी।
तो मेटल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कहां से आते हैं, इसको थोड़ा सा पहले थ्योरी से समझिए। हमारे पास एक एटम होता है, एटम में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और इसका नेट चार्ज क्या होता है, 0। जब इसका टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही, क्यों? अभी हमारी अर्थ का टेम्परेचर, अगर इस रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री है तो केल्विन में, एब्सोल्यूट स्केल में इसका टेम्परेचर कितना है? सॉरी 300, इसका टेम्परेचर 300। कितना गर्म है एब्सोल्यूट जीरो से। कोई भी चीज जब एब्सोल्यूट जीरो से ज्यादा गर्म होती है तो उसको हीट की एनर्जी मिलती है। जब हीट की एनर्जी मिलती है तो ये इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे घूम रहे हैं, ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो ये यहां से ऐसे निकल जाएंगे। जैसे हमने सैटेलाइट में पढ़ा है, अगर एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये ऐसे निकल जाएगा और बाहर निकल गया। अगर ये बाहर निकल गया तो इसका नेट चार्ज कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। और ये जो पार्टिकल अकेला बाहर घूम रहा है, इसके पास कैसा नेट चार्ज है? नेगेटिव। तो एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है उसकी कुछ क्वांटिटी होती है, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं E। उस क्वांटिटी का नाम क्या रखा हमने? E। इसको गिनेंगे कितना होता है। तो ये नेगेटिव है और इसके पास कितना चार्ज आ गया? प्लस E। अब जो पूरा मटेरियल हमारे पास है उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल चुके हैं। तो हम जब कोई भी एक पीस लेते हैं, एनी सैंपल, उस सैंपल के पास बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस होते हैं और बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। ये वाले जो पार्टिकल बाकी बचे हुए, ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। और ये जो निकल गए ये क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो इसमें ये इस तरह से रहते हैं। इनके लिए हम शब्द यूज करते हैं, देयर आर सो मेनी फ्री चार्जेस। और ये फ्री चार्जेस कहां रहते हैं? तो आंसर है ये सब जगह फैले रहते हैं। कहीं प्लस है, कहीं माइनस है, कहीं प्लस है, कहीं माइनस है, लेकिन दोनों कैसे रहेंगे? इक्वल नंबर्स और सब तरफ मिक्सअप रहेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक दूसरा मटेरियल लेके आते हैं जिसके पास पॉजिटिव चार्जेस एक्सेस है। क्या उसका सैंपल है? एक ग्लास को हमने सिल्क में रगड़ा, उसके पास कौन से चार्जेस एक्सेस हो गए? पॉजिटिव। उस ग्लास को हम इसके ऊपर ऐसे लेकर आए, यहां पर हम उसको लेकर आए। जब हम यहां पर इसको लेकर आते हैं, इसके पास कौन एक्सेस है? प्लस ज्यादा है इसके पास, और प्लस किसको अट्रैक्ट करते हैं? नेगेटिव। तो ये सब इस नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जब हम इसको पास में लाएंगे, यहां पर प्लस को लेकर आए तो नेगेटिव चार्जेस इसके नजदीक आने लगे और पॉजिटिव चार्जेस इससे रिपेल होके इससे दूर चले गए। इस तरह से इसके ये दो पार्ट हो गए, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव एक तरफ और पॉजिटिव एक तरफ। इस एक्शन को कहते हैं पोलराइजेशन। इसका पोलराइजेशन हुआ, पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस। तो अभी तक पूरा एक्शन क्या हुआ सुनिए। When a charged body is brought near a neutral body, the charges in the neutral body get polarized. There is a polarization of charges. The opposite charges become nearer to this charge and the similar charges are repelled away. ये हो गया, ये पोलराइजेशन। इस तरह से जो पोलराइजेशन होता है तो इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं इंडक्शन। व्हाट इज दिस प्रोसेस? इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इंडक्शन की प्रोसेस में हम टच नहीं करते, इसको इसके साथ टच नहीं किया, सिर्फ इसके नजदीक लेकर आए। तो इंडक्शन शब्द के साथ एक मीनिंग जुड़ा हुआ है। वो मीनिंग क्या है? नॉट टू टच। टच नहीं किया जाता है तब वो प्रोसेस क्या कहलाती है? इंडक्शन। काम हो जाना चाहिए।
ये पोलराइजेशन। सो पोलराइजेशन इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल इंडक्शन। ये बात समझ में आ गई। दूसरा, हम किसी बॉडी को कैसे चार्ज करेंगे। एक चार्जिंग का मेथड आपने पढ़ा, वो क्या था? रबिंग। अब दूसरा मेथड देखते हैं। किसी भी बॉडी को अगर हमने चार्ज करना है तो हम दो तरह से उसको चार्ज कर सकते हैं। वन इज बाय कंडक्शन एंड अदर इज बाय इंडक्शन। कंडक्शन से जब हम चार्ज करेंगे इसके पास प्लस माइनस बराबर है। यहां से हमने एक रॉड से इसको टच किया, इस रॉड के पास कौन से चार्जेस एक्सेस हैं? पॉजिटिव। ये सब चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये चीज हम पढ़ चुके हैं, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये दूर जाना चाहते हैं। ये वाले चार्ज को ये चार्ज रिपेल करता है तो ये दूर जाता है और यहां से चल के यहां, फिर इसको भी ये दोनों रिपेल करते हैं, ये भी क्रॉस करके यहां, फिर हमने इसको हटा दिया। अब हमने इसको हटा लिया तो अब इसकी गिनती करिए। पहले प्लस और माइनस बराबर थे, अब कौन से ज्यादा हो गए? पॉजिटिव ज्यादा हो गए एंड दिस बॉडी गेट्स चार्ज। ये वाला जो चार्जिंग हमने किया, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडक्शन। तो कंडक्शन का मतलब क्या होता है? कंडक्शन बाय टच। तो इसको हम इससे टच करते हैं, ये रिपेल करते हैं और रिपेल करने के कारण ये इसमें चला जाएगा और इसमें चार्जेस आ जाएंगे। अब ये सोच के बताइए कि क्या ये सब के सब चार्जेस इसमें आ जाएंगे या नहीं आएंगे? इसके पास अभी जीरो चार्ज है। जीरो मतलब जितने प्लस उतने माइनस। यहां पर हमने लगाया, इसके पास है 20 चार्जेस। ये एक दूसरे को रिपेल करते, रिपेल करने के कारण ये किनारे तक चले जाते हैं, सरफेस तक। सरफेस तक जाते हैं और पुश होके इधर आते हैं। ये यहां चला गया एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर जब चौथा यहां से आने लगता है प्लस, तो ये तीनों मिलके उसको रिपेल करते हैं, वापस भेजते हैं। पर इधर कितने बचे हुए? 7 और इधर 3। इसकी ताकत ज्यादा आएगा। अब बताओ कब तक आएगा? 5 तक आएगा। तो पूरे 10 के 10 इधर जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। सो बाय कंडक्शन कैन बी ट्रांसफर द कंप्लीट चार्ज? नो। कब तक हम ट्रांसफर कर सकते हैं? जब तक दोनों तरफ से लगने वाला फोर्स इक्वल हो, बस। अगर दोनों का साइज बराबर है तो आधा आधा ट्रांसफर हो जाएगा, लाइक दैट। ये कंडक्शन की प्रोसेस। अब चार्जिंग करने का एक और तरीका देखिए, दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्ज बाय इंडक्शन। इंडक्शन से चार्ज करने के लिए प्रोसेस आपने देखी है। ये इसके पास नेट चार्ज 0 है। 0 है तो मीन जितने इसके पास प्लस है उतने ही इसके पास माइनस है। यहां पर हम इसको पॉजिटिवली चार्ज करना चाहते हैं। अगर हम इसको पॉजिटिव चार्ज करना चाहते हैं तो इसके नजदीक में एक ऐसा कंडक्टर लेके आते हैं जिसके पास कौन सा चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज किसमें आता है बताइए? रबिंग से प्लास्टिक। पॉजिटिव किसमें आता है? ग्लास। ओके, तो ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी इसके पास लेकर आए। जब इसके पास लेकर आए तो नेगेटिव किसको
खींचेगा अपनी तरफ, प्लस को खींचेगा, और किसको रिपेल करेगा, माइनस को रिपेल करेगा। प्लस को खींचा, माइनस को रिपेल किया, ये पोलराइजेशन हो गया। तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई, इंडक्शन। उसके बाद हमने क्या किया, ये वाले जो चार्जेस हैं इनका नॉमेनक्लेचर देखिए। इस प्लस को इस माइनस ने खींच के रखा हुआ है, ये अपनी जगह से नहीं हिल सकते हैं, इसलिए इनको हम कहेंगे बाउंड चार्जेस। ये वाले चार्जेस ये रिपेल कर रहा है और ये फ्री है कहीं भी जाने के लिए, तो इनका नाम क्या होता है, फ्री चार्जेस। तो कौन से चार्जेस मूव नहीं करेंगे, बाउंड चार्जेस मूव नहीं करेंगे इंडक्शन की प्रोसेस। इसके बाद प्रोसेस नंबर 3, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर, सॉरी उल्टा कर दिया, थर्ड स्टेप में हमने इसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया। अर्थ इज ए वेरी लार्ज कंडक्टर, और जितने एक्सेस ये माइनस था एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, सिमिलर चार्जेस, और ये यहां से इस माइनस के कारण दूर से दूर जाना चाहते हैं, पर इनको जगह नहीं दी जाने की। हमने जोड़ दिया अर्थ के साथ और इनको जगह दे दी, एक रास्ता दे दिया जाने के लिए। इसलिए ये सब क्या करते हैं, रिपल्शन के कारण यहां से मूव करते हैं, और मूव करके इस तरह से चलते हुए सब कहां चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे। तो ये अर्थ में चले गए। जब ये अर्थ में चले गए तो ये कैसा रह गया, ये पॉजिटिव चार्जेस। जब ये ऐसा पॉजिटिव चार्जेस रह गया तब हमने इस रॉड को हटा दिया। इस रॉड को हटा दिया, हटा लेने से ये पॉजिटिव अब इसमें फैल गया। अब इस बॉडी के पास ये बॉडी कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, जो कि पहले कैसी थी, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब जितने इसके पास प्लस थे उतने इसके पास माइनस, इक्वल थे। लेकिन इसमें से कौन निकल चुके हैं, माइनस, और ये कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अब ये जो चार्ज बॉडी है इसको आप देखिए, यहां 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 कहीं भी हमने उसके साथ टच नहीं किया, दूर रखा है। तो ये जो चार्जिंग मेथड है, ये चार्जिंग मेथड कहलाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये आपके नोट्स में 4 स्टेप बने हुए हैं, उस चारों स्टेप को इससे मिलाइए, समझ में आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, ये इंडक्शन की प्रोसेस होती है। इलेक्ट्रिकल चार्जेस में चार्जेस के पास बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, 3 तरह की प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्चुअल स्टडी यहीं से स्टार्ट होती है। तो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, आप लोग बड़े आराम से उसको समझ सकते हैं। पहली प्रॉपर्टीज होती है चार्जेस की एडिटिविटी, ऐड करना मतलब जोड़ना। तो क्या हम चार्जेस को आपस में जोड़ सकते हैं, तो आंसर है यस, जोड़ सकते हैं। कौन सा सम उसमें कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में कितनी तरह के सम आप जानते हैं, कितने, ओके, मैथमेटिक्स में बहुत सारे सम आप जानते हैं, मोटे मोटे। पहले अरिथमेटिक सम, 3 + 4